हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आप में से किसी व्यूअर ने मुझसे ये कहा था कि सर इकोनॉमिक रिव्यू पर, इकोनॉमिक डेटा पर आधारित एक वीडियो बनाया जाए। उनकी बातों को ध्यान में रख करके, और ये चूँकि मेरे दिमाग में पहले से भी था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाना चाहिए, आज हम उसी चीज़ को लेकर के इस वीडियो में आ रहे हैं, जहाँ 2023 के कई सारे महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को हम दो भाग में रख रहे हैं क्योंकि आंकड़ों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि बहुत टफ नहीं है, और ये मुख्य रूप से जो आने वाला परीक्षा है झारखंड सचिवालय, उसको दिमाग में रख करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। हालांकि इसके कई सारे ऐसे डेटा हैं जो आपको डिफरेंट एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि जो 21 तारीख को बैकलॉग का एग्ज़ाम जेपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें भी ये उपयोगी सिद्ध होगा। पहला पार्ट को देखिए। दूसरे पार्ट में हम आपको जो वन सर्वेक्षण है उसको बताएंगे, नीति आयोग का रिपोर्ट बताएंगे, एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ जो डिफरेंट उसके क्वेश्चन बनते हैं उसको बताएंगे। फिलहाल इसमें बजट और उससे संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। यहाँ हम किसी प्रकार से कोई एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, सीधा सीधा जो आपके लिए हम लिख करके लाए हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। समझने समझाने का काम हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी वक्त आपके हाथ में कम है, अभी आपको इन आंकड़ों को बस याद कर लेना है। चलिए फिर देखना शुरू करते हैं हम लोग। 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति उधार और अन्य देयताएं से प्राप्त होती है तथा सर्वाधिक कर आय माल एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी से। सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है। मोटे तौर पर आप ये जान लें कि सरकार के बजटीय आय का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो इंटरनल बोरोइंग होता है, अदर लायबिलिटीज होता है। तो सरकार का इस बार भी वही है। और इसके अलावा टैक्स से बात करें तो सबसे अधिक टैक्स की प्राप्ति जीएसटी से गवर्नमेंट को हो रहा है। और जीएसटी आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले गवर्नमेंट को सामान्यतः डायरेक्ट टैक्स, उसमें निगम कर से सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती थी, लेकिन इस बार के बजट में जीएसटी से सबसे ज्यादा है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों का रेशियो बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023-24 में सरकार के बजटीय घाटा, बजट के घाटा जो अलग अलग प्रकार है उसको देख लीजिए। आंकड़ों में ये प्रस्तुत किया गया है। राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी। सीधा आंकड़ा याद रखिए कि राजकोषीय घाटा कितना है तो 5.9% जीडीपी का। राजस्व घाटा मतलब कि रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% ऑफ जीडीपी। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% ऑफ जीडीपी। और प्राथमिक घाटा मतलब कि प्राइमरी डेफिसिट 2.3% ऑफ जीडीपी। अब इसके आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सरकार का सबसे बड़ा घाटा कौन है, वो आपको सामने दिख रहा है। सरकार का सबसे छोटा घाटा कौन सा है वो भी आपको दिख रहा है। आंकड़े के साथ साथ ये चीजें भी आप दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 या इंफॉर्मेशन नंबर 3, 2023-24 के बजट में अनुदान कुल व्यय का जो सब्सिडी है वो टोटल व्यय का 8.95% है। ये अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है जिसमें सर्वाधिक अनुदान किसको किसको दिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो सब्सिडी दी गई है वो है खाद्य अनुदान मतलब कि फूड सब्सिडी टोटल व्यय का या सब्सिडी का 48.96%। उसके बाद फर्टिलाइजर पर 43.44, उसके बाद पेट्रोलियम, फिर ब्याज अनुदान और फिर अन्य। तो 4 भी ऑर्डर में याद रखिए। और अकेला फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा दिया गया है। और सब्सिडी पर कितना खर्च किया जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर का 8.95%। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, 2023-24 के बजट में सरकार का सबसे बड़ा व्यय, ब्याज लिखा हुआ है वहां पर, उसको व्यय पढ़िएगा। ब्याज अदायगी है जो कि कुल बजट का 23.98% है। ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सरकार का सबसे बड़ा खर्च भी होता है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। नंबर 5, सकल राजस्व प्राप्ति ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट कुल जीडीपी का 11.1% अनुमानित है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी है 6%
और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जिम्मेदारी है या हिस्सेदारी है 5.1%। जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है तो ऐसी कर व्यवस्था को न्याय योग्य कहा जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ जो होता है वो आम जनता पर पड़ता है, लेकिन जब उस पर बोझ कम पड़े तो इसको न्यायपूर्ण कहा जा सकता है। तो खैर, आंकड़ों के साथ इसको भी देख लीजिए। नंबर 6, 2023-24 के बजट में सर्वाधिक खर्च का मद इस प्रकार है। बजट में सबसे ज्यादा कौन कौन से मद पर, हेड पर खर्च किए गए हैं वो देख लीजिए। ब्याज अदायगी, ऊपर हम पहले आपको बता चुके हैं कि 23.98% टोटल बजट का एक्सपेंडिचर होगा ब्याज पर। उसके बाद परिवहन पे, फिर रक्षा पे और फिर सब्सिडी पर। ये ऑर्डर भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी पे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे, फिर डिफेंस पे और चौथे नंबर पर बजट का सबसे बड़ा खर्च है सब्सिडी। 7 नंबर बेसिक चीज है, आप सब जान रहे हैं, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति क्षमता मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व की। नंबर 8, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्र। किन किन क्षेत्रों में भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई की प्राप्ति होती है? तो 1 नंबर पर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सबसे ज्यादा एफडीआई यहीं आया है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में 22% और 3rd नंबर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर है। तो कंप्यूटर, सेवा और फिर ऑटोमोबाइल, ये क्रम से एफडीआई प्राप्त करने वाले सबसे बड़े क्षेत्र हैं। नंबर 9, आर्थिक समीक्षा 2022-23, बजट से पहले एक दिन आता है ये आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर सरकार का व्यय जीडीपी का 8.3% रहा है, ये आंकड़ा भी याद रखिए, जिसमें से शिक्षा पर 2.9%, स्वास्थ्य पर 2.1% और रेस्ट जो है वो बाकी जो सामाजिक सेवा है उस पर खर्च किया जा रहा है या किया गया था। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान। प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 20.19%, सेकेंडरी सेक्टर का 25.92% और टर्शियरी जिसको कि सर्विस सेक्टर भी कहते हैं उसका योगदान है 53.89%। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में सबसे कम योगदान है और टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। वैसे ये अर्थव्यवस्था में कहा भी जाता है कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है उसके जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में प्राइमरी सेक्टर का योगदान घटता है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का योगदान बढ़ता जाता है। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहा है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो न सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्था है बल्कि विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ये कदम बढ़ा चुका है। नेक्स्ट, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र द्वारा अपने द्वारा आरोपित मतलब केंद्र सरकार के द्वारा इंपोज किया गया, लगाया गया आरोपित एवं संग्रहित करों में राज्यों को हिस्सेदारी देती है और इसके लिए वित्त आयोग विभाजन का सूत्र या आधार की सिफारिश करता है। यह सूत्र इस प्रकार है, आप सबको जानते हैं, आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का एक मुख्य कार्य यह होता है कि केंद्र सरकार के जो विभाजनीय कर हैं उसमें राज्यों के हिस्सेदारी को तय करें और राज्यों की हिस्सेदारी को तय करने के लिए, सिफारिश देने के लिए जो फॉर्मूला या आधार तैयार किया जाता है वो इस प्रकार है। जनसंख्या प्रदर्शन के आधार पर 12.5%, आय में अंतर के आधार पर 45% मतलब ये वेटेज दिया गया है, जनसंख्या 15%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, कर एवं राजकोषीय प्रयास 2.5% और क्षेत्रफल 15%। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें अभी जारी है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र के विभाजनीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी है 41%। इस 41% में सबसे ज्यादा उपरोक्त फार्मूला के आधार पर जिस राज्य को हिस्सा मिलेगा वह है उत्तर प्रदेश और जिसको सबसे कम मिलेगा वह है गोवा। ये आंकड़े भी, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को देखिए, सर्वाधिक ऋणग्रस्त राष्ट्र, सबसे ज्यादा
कौन सा राष्ट्र ऐसा है जो ऋण ले रखा है? एक नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है, थर्ड नंबर पे मैक्सिको और फोर्थ पे ब्राजील है। चाइना एक नंबर पे सबसे ज्यादा ऋणग्रस्त, उसके बाद इंडिया, फिर मैक्सिको और फिर ब्राजील। नंबर 13 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी विश्व में मकाऊ में और उसके बाद मोनाको में। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या लगभग 43% है, जबकि विश्व में कई ऐसे देश हैं जो 100% इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, जैसे बहरीन, आइसलैंड, कुवैत और यूएई। नंबर 15 सर्वाधिक शस्त्रों का आयात करने वाला देश, पहले नंबर पर भारत और दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया। नंबर 16 सर्वाधिक रेमिटेंस मतलब कि प्रेषण, निजी प्रेषण जो देश के नागरिक जो विदेश में रहते हैं उनके द्वारा भेजे गए पैसे की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले राष्ट्र, इंडिया एक नंबर पर और उसके बाद फिलीपींस। तो भारत पहला सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, उसके बाद फिलीपींस। 17 प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले राष्ट्र, पहले नंबर पर है कतर और 2 नंबर पर है बहरीन। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा का, उसके बाद सिक्किम का है, जबकि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे अधिक, उसके बाद चंडीगढ़। यहां पे नोट करके झारखंड का प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम 71,071 रुपया, ये जो है वो भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए रखा गया है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, सबसे कम बिहार में, उसके बाद यूपी और थर्ड नंबर पर झारखंड। जो झारखंड से जुड़ा हुआ आंकड़ा है उस पर खास ध्यान रखिएगा। तो पर कैपिटा इनकम सबसे कम बिहार में, उसके बाद यूपी में और तीसरे नंबर पर झारखंड। नंबर 20 वस्तुगत निर्यात में भारत का विश्व में स्थान है 18वां, जबकि वैश्विक निर्यात में चीन 1 नंबर पर है और अमेरिका 2 नंबर पर। उसी तरीके से वस्तुगत आयात में भारत का विश्व में स्थान 10वां है, पहला स्थान अमेरिका का और दूसरा चाइना का। मतलब निर्यात और आयात में अमेरिका और चाइना एक दूसरे को कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एक्सपोर्ट में चाइना सेकंड नंबर पर, अमेरिका, भारत 18वां। इंपोर्ट में भारत का 10वां स्थान, अमेरिका का पहला और चीन का दूसरा। नेक्स्ट, कृषिगत उत्पाद निर्यातक देशों में भारत का स्थान 7वां है, जबकि 1 नंबर पर है यूएसए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। भारत का स्थान 7वां, पहले नंबर पर यूएसए और दूसरे नंबर पर ब्राजील। नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में स्थान 3रा है, पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना है। नंबर 24 ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान, अलग अलग जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसको देख रहे हैं हम लोग। नाभिकीय में 14वां भारत का स्थान विश्व में, ब्रैकेट में लिखा हुआ अमेरिका, मतलब अमेरिका पहले नंबर पर है। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल, 5वां स्थान भारत का, चीन 1 नंबर पर। जल विद्युत में भारत का स्थान 6ठा और चाइना यहां भी 1 नंबर पर है। नेक्स्ट, भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता है तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। यह आंकड़ा कुछ दिन पहले ही आया है, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का ही आंकड़ा है, आपके एग्जाम में आने वाला जो तारीख है उसी के अनुरूप है, तो यह भी आपको याद रखना है। 26 2023 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई करने वाला राष्ट्र सिंगापुर रहा है। लंबे समय तक आप सब जान रहे हैं कि मॉरिशस रहा है, लेकिन अभी फिलहाल यह स्थान सिंगापुर ने हासिल कर लिया है। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर कर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां स्थान था 132 देशों के सर्वे में। 28 भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 से हुआ है।
ये डेट भी आपको याद रखना है। भारत का जीवन प्रत्याशा मतलब कि एक आदमी का औसत जीवन 69.4 ईयर्स, एक आदमी भारत में औसतन 69.4 वर्ष जीवित रहता है। भारत में जन्म दर 19.7 प्रति हजार, 1000 पर 19.7। शिशु मृत्यु दर मतलब कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 6 प्रति हजार। मातृत्व मृत्यु दर MMR जिसको बोलते हैं मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट 103 प्रति लाख, ये लाख पे आकलित होता है। सर्वाधिक प्रजनन दर वाले राज्य 1 नंबर पर बिहार और उसके बाद यूपी, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट में बिहार 1 नंबर पर है, उसके बाद यूपी। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य MP मध्य प्रदेश। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मिजोरम। बहुत सिंपल आंकड़े हैं, जनगणना से रिलेटेड ये आंकड़े होते हैं, इसको भी दिमाग में रखना है। और एक और क्वेश्चन इस वीडियो में देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर मतलब TFR है 2, जो कि पहले 2.2 था, मतलब कि कुल प्रजनन दर में कमी आई है। ये कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े थे जो मैंने इस वीडियो में आपको रखा। अगले वीडियो में हम आपको भारत के वन संसाधन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है उसको बताएंगे, उसमें झारखंड से जुड़ा हुआ भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सो बताएंगे। नीति आयोग के द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड आंकड़े हैं उसको करेंगे। एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देंगे और इसके अलावा अन्य बातों की भी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देख जाइए और फिर इन चीजों को 1-2 बार पढ़िए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इसी का पार्ट 2 होगा। धन्यवाद।